दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। और एनसीईआरटी रीडिंग के क्रम में आज हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8th की एनसीईआरटी है। और इसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन। मैं आपसे हर बार ये कहता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्रयास का फ़ायदा ले सकें। आज भी मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और किस चीज़ की आवश्यकता है एनसीईआरटी के क्रम में। हम आपके लिए उसको भी जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कंपनी दीवान बन गई, अर्थात अब कंपनी को दीवानी मिल गई है मुग़ल बादशाह से। पीछे आपने देखा था कि किस तरह से कंपनी आती है, अपना व्यवसाय स्थापित करती है, धीरे धीरे वो नवाब बनने की तरफ निकलती है, राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू करती है और अब वो नवाब बनने के बाद कई जगहों की दीवानी हासिल कर चुकी है। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जब दीवान बन रही है, तो वो जो दीवानी है वो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में उसको मिल रही है। मुग़ल बादशाह से रॉबर्ट क्लाइव दीवानी हासिल करता है। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। अब आपने देखा था पीछे के कुछ चैप्टरों में, पिछले कक्षा में, कि किस तरह से जो चीज़ें अंग्रेज़ों के हिसाब से थी, अंग्रेज़ों के लिए थी, उन्होंने उसे अपने हिसाब से ही लिखवाया था, इतिहास को अपने हिसाब से लिखवाया। तो जो भी चीज़ें उनके लिए थी वो बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ क्रम में लिखी गई और उसमें सिर्फ उन्हीं का ही गुणगान किया गया था। ऐसे यहाँ पे भी है जो चित्र बन रहे हैं, जो कि उस समय इतना शायद नहीं रहा होगा कि इतने भव्य समारोह में उनको दीवानी दी गई होगी, लेकिन जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी उसने इसे बहुत ही भव्य समारोह के रूप में दिखाया है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई, अर्थात जहाँ पे उसे दीवानी मिली अब वहाँ का जो आर्थिकी है, राजस्व है, वो उसके अंडर में आ गया। अब उसे अपनी जमीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। अब वहाँ पे जब उन्हें आर्थिक मिल जाता है, या अर्थात टैक्स व्यवस्था उनको मिल जाती है, चूँकि यहाँ की दीवानी मिल गई है, तो वहाँ के टैक्स व्यवस्था जो है वो उनको अब देखना था। तो वो कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ रहे थे जिससे जो उनके अपने खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए आमदनी बढ़ाई जा सके और कर को एक इस स्तर तक लाया जा सके कि उन्हें अपनी जो शासन के लिए, अपने काम के लिए सामान को खरीदना बेचना है, उसमें उन्हें अपना पैसा न लगाना पड़े। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अर्थात यहाँ पे जमींदारों की बात हो रही है। समाज में, इलाकों में पाए जाने वाले बड़े लोगों के, संपन्न लोगों की बात हो रही है। ये लोग पहले से शासन सत्ता चला चुके हैं, तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये लोग इनसे नाराज़ हों, इनके किसी भी हरकत से वो नाराज़ हों। ऐसा ये नहीं चाहते थे, उनके साथ मिलकर शासन चलाना चाहते थे, लेकिन वो इन्हें इतनी छूट नहीं देना चाहते थे कि वो अपनी मनमानी कर सकें। यह काम कैसे हो
इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। अब यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि उन्होंने टैक्स कैसे जुटाए, संसाधन कैसे जुटाए, ग्रामीण क्षेत्र में उनका शासन कैसे स्थापित हुआ, लोगों के अधिकारों में उन्होंने कैसे छेड़खानी की, जो उनको फसलें उगवानी थी, जो उनके काम की थी, उनको किस तरह से उन्होंने उगाया। कंपनी की आमदनी। हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी जो है वो अपनी आमदनी कैसे कर रही है। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। इसका कारण यही था कि अभी अगर वो सीधे जा करके ऐसा कोई काम करते तो वहाँ जो लोकल सिस्टम था वो छिन्न भिन्न हो जाता और उनके खिलाफ जो है वो एक तरह से बगावत होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती। उनकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। उस समय भारत सूती और रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, इसका बहुतायत में निर्यात होता था। तो इनकी नज़र इस पे थी कि इसको कैसे खरीदा जाए और राजस्व जो हो वो किस तरह से ज़्यादा हासिल किया जाए, जिससे इन चीज़ों को खरीदने में उन्हें आसानी हो। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। अर्थात जो कंपनी खरीद रही थी, अब चूंकि उसको दीवानी मिल गई है तो अब वो चीज़ों को ज़्यादा खरीद रही है। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। अब जैसा कि आपने कभी न कभी इस चीज़ को देखा होगा कि एक वक्त था जब कंपनी अपने देश से यानी ब्रिटेन से पैसे लेके आती थी, पैसे के रूप में सोने चांदी लेके आती थी। वो यहाँ के जो व्यावसायिक होते थे उनको वो देती थी और इनसे सामान खरीद करके अपने देश ले जाती थी और अलग अलग जगहों पे बेचती थी। लेकिन अब दीवानी मिल जाने से चीज़ें बदल जाती हैं। अब इनको यहीं पे ही पैसा मिलने लगा। अब ये ब्रिटेन से पैसा ना मंगा करके सीधे यहीं के पैसों से ही यहाँ पे व्यापार करेंगे, यहीं से सामान खरीदेंगे, कच्चे माल के रूप में उसे अपने देश ले जाएंगे, वहाँ से उनको बना करके एक बाज़ार में बिकने के लिए सामान तैयार करके वापस लेके आएंगे और उन्हें अच्छे दामों पे बेचेंगे। तो अब इन्हें जो पैसा लाना पड़ता था अपने देश से, अब वो नहीं लाना पड़ रहा है। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पे जो ये इनका टैक्स सिस्टम था वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो रहा था, छिन्न भिन्न कर रहा था समाज को। जो सोना चांदी नहीं आ रहे थे तो यहीं के सामान ही अब यहीं के पैसे इनके यूज में हो रहे थे। तो इससे जो अर्थव्यवस्था थी वो अब बिगड़ रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पाद गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। अब देखिए उनका टैक्स सिस्टम, उनका सामान खरीदने का तरीका कुछ इस तरह से हो रहा है कि जो गांव है वहाँ के जो कारीगर है अब उन्हें अपना घर द्वार छोड़ना पड़ रहा है। उनकी जो चूँकि अंग्रेज़ अपने हिसाब से, ब्रिटिश अपने हिसाब से समाज को चला रहे थे, अपनी शासन सत्ता चला रहे थे, बंगाल की दीवानी चला रहे थे, तो वहाँ पे अब उन्होंने कुछ ऐसी कीमतें तय कर दी कि कुछ सिस्टम ऐसे लगा दिए कि लोगों को अपना जो उत्पाद था वो कंपनी को ही बेचना पड़ता था, वो किसी और को नहीं बेच सकते थे। तो इससे अब उन्हें जो उनकी आय थी वो कम हो जा रही थी। तो किसान जो है अब वो कैसे अपना जो टैक्स है वो कैसे चुका पाएगा। तो इसकी वजह से जो एक तरह से उत्पादन है वो गिर रहा है। कारीगर गांव से वापस गांव से अब शहर की तरफ जा रहे हैं। जो खेती है अब वो कहीं ना कहीं से खत्म हो रही है, खराब हो रही है। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अब देखिए इतना भयंकर अकाल पड़ता है कि यहाँ पे लगभग 1 करोड़ लोग मर जाते हैं और उस समय जो जनसंख्या थी वो लगभग 3, साढ़े 3, 4 करोड़ की ही थी और उसमें से 1/3 लोग, 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं। खेतों में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी?
कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा जो खेती था वो अब फायदे का सौदा नहीं रह गया था। लोग खेती अब नहीं करवा रहे थे टैक्स, क्योंकि उसे टैक्स ही नहीं दे पा रहे थे। जो यहाँ के लोग थे वो यहाँ से अलग जगहों पे जा रहे थे। तो इससे कंपनी को ऐसा लगा कि अगर हमने कुछ खेती में सुधार नहीं किया, खेती के स्तर पे कोई नई स्कीम नहीं लेके आई, तो लोग खेती करेंगे नहीं, तो जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा और हमें फिर अपने शासन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब ये खेती में सुधार के लिए, उसमें निवेश के लिए कुछ योजना लेके आ रहे हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से लोग खेती में सुधार करने की कोशिश करते हैं। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली, अर्थात लगभग 20 साल तक ये बहस ही चलती रही ब्रिटिश के अंदर कि किस तरह से खेती में निवेश किया जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। वो एक तरह से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, अर्थात आप यहाँ पे याद रखिए जो 1793 है ये इस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा है। आपसे पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो 1793 में लागू किया गया था। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जो राजा हैं, अब देखिए जो बंदोबस्त है उसमें राजा को भी शामिल कर लिया गया। राजा और जो तालुके हैं, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र में किसी का जो शासन है, अब उनको राजा और तालुका ना कह करके उनको जमींदार की मान्यता दे दी गई। अंग्रेज इतने सबल अब हो चुके हैं, इतने ताकतवर हो चुके हैं कि राजा को भी जमींदार मान रहे हैं। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। जो राशि थी अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी, इसी वजह से इसको अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता था, जो कि 1793 में लागू हुआ था। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। मतलब जो एक तरह से टैक्स सिस्टम को लागू किया जा रहा है अस्थायी बंदोबस्त के तहत, तो इसमें जो टैक्स है उसको फिक्स कर दिया जाता है कि, और इस नियम के साथ फिक्स किया जाता है कि इसको कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। इन्होंने जो सिस्टम लागू किया वो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत लागू किया था, लेकिन शायद वो उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। उनका मतलब था कि इस जो टैक्स सिस्टम है इसको जो हम अस्थायी बना देते हैं, तो जो ज़मींदार है वो अपने टैक्स को भरने के बाद जो भी उसकी आमदनी में एक्स्ट्रा बचेगा वो उसकी पर्सनल आय हो जाएगी। तो इसके लिए वो खेती में निवेश करेंगे, खेती को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जा सके। लेकिन शायद ये व्यवस्था कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से ज़मींदारों के लिए गले की फांस थी, इसलिए वो इसमें अभी भी खेती में निवेश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम लोग आगे देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त में क्या समस्याएं आ रही थी। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो जमींदार हो खर्चा नहीं कर रहे, निवेश नहीं कर रहे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अब इस सिस्टम के तहत चूँकि टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा था, टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता था, तो अगर कोई ज़मींदार किसी कृषि में निवेश करता, यहाँ चलो इस खेती को हम अच्छा बनाते हैं, तो उसके साथ दिक्कतें आ सकती थी कि अगर किसी वजह से उस साल सूखा पड़ जाता है या फसल खराब हो जाती है तो उसने जो एक्स्ट्रा उसमें पूंजी लगाई हुई थी वो उसकी चली जाएगी, और जो टैक्स उसको चुकाना है वो टैक्स तो पूरा ही चुकाना है, वो तो कम हो नहीं सकता है। तो इस वजह से जो ज़मींदार हैं वो निवेश में से डर रहे हैं, जितनी उनकी आय हो रही है उसी से कंपनी को चुका रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर वो टैक्स नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी जो एक तरह से ज़मींदारी है वो छीन ली जाएगी और वो नीलाम कर दी जाएगी।
क्योंकि कई सारे जमींदारों के साथ ऐसा हो गया था। तो इससे जमींदार डर रहे थे, अपनी जो जमींदारी है उसको नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए वो खेती में निवेश नहीं कर रहे थे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। 19वीं सदी का जो दशक आता है 1810-1815, इसके आसपास का जो समय आता है, इसमें जो बाजार है वहाँ पे चीज़ें कुछ सुधरती हैं, सुधारी जाती हैं, खेती का विस्तार होता है, क्योंकि अब जो कि अंग्रेजों के बीच में दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने काफ़ी सारे अपने कानूनों में ढील दिया था। तो इससे विस्तार तो हुआ, लेकिन इससे एक जमींदार जो थे उन्हीं को सिर्फ फायदा हो पाता है, कंपनी को नहीं हो पाता, क्योंकि जो आय थी, जो टैक्स था, वो एक तरह से एकदम से फिक्स किया हुआ था कि उसमें अस्थाई बंदोबस्त के तहत, जो कि 1793 में लागू हुआ था, उसको कंपनी बढ़ा तो सकती नहीं थी। तो इससे जो फायदा अब हो रहा था वो जमींदारों को हो रहा था, कंपनी को कोई फायदा इससे नहीं हो रहा था। तो इससे अभी कहीं ना कहीं कंपनी को दिक्कत होगी, वो कुछ न कुछ और अपने सिस्टम में चेंजेस करने की कोशिश करेगी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा बैठे थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अब जबकि उन्हें बिना, जो बाजार है वो बढ़ रहा था, खेती में थोड़ा विस्तार हो रहा था, उन्हें अपनी तरफ से कोई खास इफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था, तो जमींदारों ने बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि जो उनका एक अपना आय था वो उनको हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे थे। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें खुद तो कृषि कार्य करना नहीं था। वो अलग लोगों पे, जैसे आज के समय में बटाई पे खेती दे दिया जाता है कि वो कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, कुछ हिस्सा खेत के मालिक को दे देता है। तो जब जमींदारों को टैक्स चुकाने से ज़्यादा आमदनी बिना किसी निवेश के हो रही थी, तो वो अपनी जो ज़मीन थी वो किसी और को दे देते थे, उससे आने वाले आय से कुछ रखते थे, बाकी जो कंपनी द्वारा निर्धारित टैक्स था उसको कंपनी को दे देते थे, वो मुनाफे में रहते थे। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो ज़मीन में और निवेश करें। इसका कारण ये भी था कि पहले भी उन्होंने देखा था कि कैसे तमाम सारे जो ज़मींदार थे उन्होंने अपनी ज़मींदारी खो दी थी, तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि एक समय ऐसा आए कि वो भी निवेश करें और नुकसान हो जाए और उनको अपनी ज़मींदारी खोनी पड़ जाए। दूसरी तरफ गाँव में किसानों की यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब चूंकि जो अस्थायी बंदोबस्त था उसमें टैक्स तो था एकदम से फिक्स था कि इतना लेना ही है, तो इस लेने के क्रम में दिक्कत ये आ रही थी कि जो किसान है उसकी इनकम हो या ना हो, उसे भी उतना टैक्स देना ही होता था। तो जब फसल नहीं होती थी तो महाजन से लेकर के जो अपना जमींदार होता था उसको टैक्स पे कर देते थे, लेकिन आगे चूंकि उनकी फसल तो हुई नहीं थी तो लगान चुका नहीं पाते थे। तो इसकी वजह से इस सिस्टम में उनकी जो खेती थी वो भी उनसे छीन ली जाती थी। एक नई व्यवस्था, अब इस अस्थायी बंदोबस्त के सिस्टम में एक नई व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, नई व्यवस्था लाई जा रही क्योंकि कंपनी को दिक्कत हो रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की,
खेती को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब यहाँ पे आपने जो देखा था अभी पीछे अस्थायी बंदोबस्त, जब उसमें समस्याएं आई वहाँ से टैक्स सिस्टम कंपनी को नहीं एक तरह से सूट कर रही थी, उससे वसूल होने वाले टैक्स से कंपनी को अब दिक्कत हो रही थी। तो कंपनी ने उसमें सुधार करते हुए एक नई व्यवस्था लागू किया, जिसे महालवारी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। जो महाल शब्द है, महाल का अर्थ होता है गांव या गांव का समूह, अर्थात एक गांव या 2, 4, 6 गांव को मिला करके एक समूह बनाया जाता था, जिसे महाल कहा जाता था। अब यहाँ पे जो कंपनी है वहाँ पे जो महाल व्यवस्था लागू कर रही है, तो वो अभी तक जो राजस्व व्यवस्था टैक्स वसूल करने का सिस्टम जमींदारों को दिया गया था, अब जमींदारों से हटा करके अब उस टैक्स को देने का सिस्टम, इकट्ठा करने का सिस्टम गांव के मुखिया को दे दिया गया और इसी को महालवारी व्यवस्था किया गया। जो ग्राम समूह था उसको महाल कहा जाता था। उसी ग्राम समूह के मुखिया को अब टैक्स वसूलने का बंदोबस्त अधिकार दिया जाता है और इसी वजह से उसको महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब कंपनी जमींदारों से टैक्स नहीं लेगी, अब वो सीधे महाल से लेगी, गांव से लेगी टैक्स सिस्टम, अपना जो टैक्स है वो गांव से लेगी। अब मुनरो व्यवस्था, हम देखते हैं कि मुनरो व्यवस्था क्या थी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। जो दक्षिण भारत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिण की तरफ जो टैक्स सिस्टम लागू किया गया था उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको रैयतवार या रैयतवारी नाम दिया गया था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो जो यहाँ पे एक तरह से आपको याद रखना है, जो रैयतवारी व्यवस्था है उसका जो एक तरह से आविष्कारक है या उसका जो कर्ता धर्ता है जो उस व्यवस्था को ला रहा है, वो थॉमस मुनरो है। थॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया, वो इस व्यवस्था को विकसित किया और इसको दक्षिण भारत में पूरी तरह से लागू किया। जो रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, जो दक्षिण भारत है वहाँ पे जो जमींदार हैं वो नहीं है, परंपरागत जमींदार नहीं हैं भी तो बदलते रहते हैं। इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो रैयत है ये किसानों के लिए उपयोग किया जा रहा है, अर्थात जो किसान है उन्हीं को रैयत कहा जा रहा है। इसको आपको याद रखना है। इसको याद रखने से आपको इस रैयतवारी व्यवस्था को याद करना आसान हो जाएगा। जो किसान उनको रैयत कहा जाता है। राजस्व आकर से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। जो हेक्टर मुनरो है ये रैयतवारी व्यवस्था को लागू कर रहा है, जो कि अब जमींदारों से नहीं सीधे किसानों से टैक्स वसूलने का सिस्टम है। और इसने इसके लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक सभी इलाकों का, दक्षिण के इलाकों का सर्वेक्षण करवाया और उसके हिसाब से सभी किसानों के साथ में जो किसान जो भूमि के असली मालिक थे, भूमि के मालिक थे, उनके साथ इन्होंने डायरेक्ट टैक्स जुटाने का और चुकाने का सिस्टम तय कर लिया। सब कुछ ठीक नहीं था। अब देखते हैं कि हम लोग इसमें जो नई व्यवस्था है इसमें क्या ठीक नहीं था। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद महल कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे,
बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले जो व्यवस्था आई, अस्थायी बंदोबस्त आई, उसमें भी जमींदारों को भी समस्या हुई, किसानों को भी समस्या हुई। उसके जगह पे महाल व्यवस्था लाई गई। यहाँ पे भी स्थितियाँ नहीं सुधरती हैं और इसी के क्रम में दक्षिण की तरफ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है, लेकिन इससे भी किसान जो हैं वो खुश नहीं हैं, वो उनकी स्थिति नहीं सुधर रही है और वो एक तरह से अपने क्षेत्र है जो अपने गांव हो उसको छोड़ करके शहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो तमाम ऑफिसर हैं जो कि आशावादी की श्रेणी में आते हैं, वो उनको ऐसा लगता था कि जो इनकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है इससे किसानों को अत्यधिक फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान ज्यों के त्यों परेशान रहे और उनकी स्थिति जो थी वो पहले से ही ज़्यादा अब बुरी होती चली जा रही थी। यूरोप के लिए फसलें, हम लोग देखते हैं कि जो यूरोप में किन फसलों की आवश्यकता है उसके हिसाब से अंग्रेज़ ब्रिटिश यहाँ पे क्या बदलाव करना चाह रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। इनकी नज़र ग्रामीण क्षेत्र पर जो है पहले से भी थी और अभी वो अपने यूरोप में जिन चीज़ों की मांग है उसके हिसाब से अब वो ग्रामीण क्षेत्र को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उन्हीं चीज़ों को उत्पादित करना चाह रहे हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, संयुक्त प्रांत का अर्थ है उत्तर प्रदेश, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। इस तरह से इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे जो वहाँ की पैदावार थी उसको फिक्स किया कि यहाँ पे इस चीज़ को पैदा किया जाएगा कृषि में। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझें, अर्थात जो किसानों से ब्रिटिशों द्वारा खेती में उगाई जाने वाली जो फसल है उसको किस तरह से फिक्स की जा रही है और किस तरह से उसको उत्पादित करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? अब यहाँ पर लोग देखते हैं जो रंग है, कलर है, क्या उसका भी कोई इतिहास है? क्या उसके पीछे भी कोई कहानी है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। आपने नील अपने घरों में भी कई बार सुना होगा। ये कपड़ों, खासकर जो वाइट कपड़े होते हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं, उन पर चढ़ाने के लिए इसको घरों में रखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो नीला रंग है, नील है, इसको किस तरह से पैदा किया जाता है, इस रंग के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नीले नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, अर्थात भारत में नील जो था वो सबसे बहुतायत में पैदा किया जाता था। और जो उस समय नील की खेती था, क्योंकि एक पौधे से निकाला जाता था, तो जो ब्रिटिश थे वो भारतीय किसानों को एक तरह से नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। भारतीय नील की मांग क्यों थी? हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो भारतीय नील था उसकी मांग ज़्यादा क्यों थी, ब्रिटिश उसी के उत्पादन के लिए ज़्यादा जोर क्यों देते थे, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे।
मतलब जो 13वीं सदी अर्थात 1200 के आसपास में है, 1200 से 1299 तक जो था। यहाँ पे जो इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो जो कपड़ों की रंगाई के लिए नीले रंग का प्रयोग करते थे, इसका जो एक तरह से आयात था वो भारत से करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि नील की खेती जो थी वो भारत में बहुत पहले से हो रही थी और उसका निर्यात भी बहुत पहले से हो रहा था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगन और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। भारत में नील नामक पौधे से नील का उत्पादन किया जाता था और जो यूरोप था, चूँकि वहाँ पे अभी जो भारतीय नील है वो पहुँच नहीं रहा है और जो पहुँच रहा है बहुत कम मात्रा में पहुँच रहा है, जिसकी वजह से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और कीमत की वजह से जो फैक्ट्री है वो इन चीज़ों को नहीं उपयोग में ला पा रही है, क्योंकि कीमत ज़्यादा है तो उनको अपने उत्पाद की भी कीमत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो वहाँ पे उनके लोकल में एक पौधा पाया जाता था, इसे ओड कहा जाता था, तो वो लोग इससे नील का उत्पादन करते थे। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब चूँकि नील वहाँ पे था तो अब इनको दिक्कत हो रही थी, कीमतें ज़्यादा थीं, तो इन्होंने अपने सरकारों पे जो है वो दबाव डाला कि नील का आयात ना किया जाए, जिससे यहाँ के ही नील से काम चलाया जाए और जिसका एक परिणाम होगा कि जो कीमत है वो कम रहेगी। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, अर्थात जो कपड़ा रंगने का कार्य करते थे वो लोग जो भारतीय नील था उसको ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट मॉन्टेग्यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं। अब जो नील की खेती है वो अलग अलग देशों में शुरू की जा रही है, क्योंकि इसका जो नील था वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता था। इसमें जो कलर आता था बहुत ही अच्छा आता था। जो वोट का पौधा होता था, वोट के पौधे से जो कलर आता था वो अच्छा नहीं होता था, इसलिए अब इस खेती का भी कई इलाकों में प्रसार होना शुरू हो चुका है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, अर्थात 1700 के बाद भारतीय नील की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी और उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। जब भी किसी क्षेत्र में या किसी देश में औद्योगिकरण होता है, या एक तरह से आप ये समझिए औद्योगिकरण का अर्थ ही होता है कि वहाँ पे अब बहुत सारे उद्योग विकसित हो रहे हैं। उद्योग विकसित होने से जो फ़ायदा होता है वो कृषि क्षेत्र को भी होता है और तमाम जो एक तरह से छोटे छोटे उत्पाद होते हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि अब इनकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो ब्रिटेन में है, 1700 के बाद ब्रिटेन में औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ था, तो वहाँ पे जो कपास उत्पादन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। जो कपड़ों की रंगाई पुताई थी वो बढ़ चुकी थी। इसी बीच वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील उनको मिल रहा था उसमें उसका आयात जो था वो बंद हो चुका था। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे, चूँकि उनके यहाँ औद्योगिकरण चल रहा था तो उन्हें अब नील की ज़रूरत थी, तो वो अब किसी न किसी स्रोत की तलाश कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब भारत में भी एक तरह से भारत उनका उपनिवेश था और भारत में नील का उत्पादन जो था हो रहा था और अच्छी क्वालिटी का नील उत्पादन हो रहा था,
तो जाहिर तौर पर उनका जो एक तरह से इशारा था वो अब भारत की तरफ नील खेती के लिए रहेगा और वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि भारत में नील की खेती को करवाया जाए। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। जैसा कि हमने अभी देखा था, बताया आपको कि वो भारत की तरफ देख रही है, तो भारत में वो नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर चुकी है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिटेन में औद्योगिकरण के दौरान जब उन्हें नील का ऑप्शन ढूंढना पड़ा, नील की तरफ देखना पड़ा, नील के एक तरह से खेती की तरफ देखना पड़ा, तो जब उन्होंने भारत से नील आयात करना शुरू किया था तो उस समय तक जो भारतीय नील का हिस्सा था यूरोपीय बाजार में, ब्रिटिश बाजार में, वो सिर्फ और सिर्फ 30% था। लेकिन औद्योगिकरण के उस दौर में उन्हें नील की जो ज़रूरत पड़ी, अब उन्हें नील और कहीं से नहीं मिल रहा था, तो जो नील का जो उनके यहाँ आयात था वो भारत से लगभग 95% हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग भारतीय बाजारों से ही नील का जो एक तरह से निर्यात था वो ब्रिटिश को होने लगा और ब्रिटिश में जो आयात हो रहा था नील का वो लगभग 95% हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्रिटिश है वो किस तरह से भारतीय उत्पाद को अपने यहाँ एक तरह से स्थान दे रहे हैं। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। अब देखिए किस तरह से जो भारत से जो नील का निर्यात बढ़ रहा है उसमें किस तरह से कंपनी के अफसर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो तमाम तरह के एजेंट अब उत्पन्न हो रहे हैं नील की खेती के लिए, वो यहाँ पे किस तरह से उसमें पैसा लगा रहे हैं। अलग अलग देशों के जो एक तरह से कह सकते हैं कि लोग हैं वो भारत आ रहे हैं नील की खेती करने के लिए, क्योंकि नील का में जो फायदा था इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपने जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर रखकर नील की खेती करवाते थे। हमें आप लोग देख रहे हैं कि जो नील की खेती है वो किस तरह से हो रही है, निजी तौर पे हो रही है, रैयतों के तौर पे हो रही है। नील की खेती जो है वो दो तरीके से की जा रही है। निज खेती की समस्याएं, हम लोग देखते हैं कि निज खेती में क्या क्या समस्याएं आ रही थी। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उसके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता है। जब उन्हें कहीं भूखंड नहीं मिल रहे थे, ज़मीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसमें पहले से कृषि हो रहा था, उस पर ज़मींदार या रैयत या महान लोगों का कब्जा था, तो इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जो नील के उपजाऊ क्षेत्र थे और ख़ासकर फैक्ट्री के आसपास, तो वहाँ से किसानों को हटा दिया कंपनी के अफसरों से बात करके, कंपनी से बात करके। तो इससे जो किसान हैं और जो बाहरी लोग हैं इनमें टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की भी
मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अर्थात जो खेती है उसको नील की खेती के लिए मजदूरों की ज़रूरत है, लेकिन जो दिक्कतें आ रही है जब नील की कृषि में मजदूरों की आवश्यकता है, उसी समय जो भारतीय लोकल किसान है उसके यहाँ धान की खेती जो है वो भी की जा रही है। तो वहाँ पे अब कृषि के लिए मजदूरों का मिलना भी, जो बाहरी लोग यहाँ पे आए हैं उनको मुश्किल आ रही है। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। अब इस तरह से आप लोग देखिए, जो नील बागान मालिक है उनके साथ किस तरह से समस्या आ रही है। खेती के लिए उन्हें मजदूर नहीं मिल रहे हैं, खेत की जुताई के लिए बैल नहीं मिल रहे हैं, और जो जितनी आवश्यकता होती है बैलों की, अगर बैलों को रख भी लिया जाए तो उनके रखरखाव की समस्या आती थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब हम लोग जो एक दूसरी व्यवस्था थी नील की खेती के लिए रैयत, उसके बारे में देखते हैं। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी रकम से कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। अर्थात नील की खेती के लिए जो कर्ज है वो दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जो शर्त थी कि जो भी उनके पास कृषि है उसके 25% भूभाग पर उन्हें नील की खेती करनी होती थी। जो जमीन एक तरह से बागान मालिक होते थे वो सिर्फ और सिर्फ जो एक तरह से जमीन मुहैया करवाते थे, लेकिन उस पर और बाकी कार्य नील को लगाने का कार्य, मिट्टी को तैयार करने का कार्य, देखभाल का कार्य, उस सारे के सारे किसानों को या रैयतों को करना पड़ता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। अर्थात जो रैयत थे, खेती कर रहे थे, उन्हें नया कर्जा तब तक नहीं मिलता था जब तक वो अपनी लगी हुई फसल को बागान मालिकों को नहीं सौंप देते थे, और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। अर्थात नील की खेती के बदले कि आप अपनी 25% भूमि पे नील की खेती करेंगे, इसकी वजह से जो उन्हें कर्ज मिलता था वो इतना दिक्कत उन्हें करता था कि उन्हें समझ में आ गया अब कि जो हमारा कर्ज का सिलसिला है इस तरह से तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और उनकी जो और सारी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। तो इससे अब एक तरह से कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतोष का भाव पैदा हो रहा था फैक्ट्री मालिकों की तरफ। समस्याएं और भी थीं। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अर्थात जो नील की खेती है जब वो तैयार होता था तो उसी समय जो धान की फसल थी उसको लगाना का समय आता था, नील की जड़ें बहुत गहरी जाती थीं। इससे दिक्कत ये आती थी कि किसान अब उस जड़ों को निकाले तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही होगी कि वो धान अपना नहीं लगा पाएगा। तो इस वजह से अब उसको कहीं ना कहीं नील की खेती में दिक्कत आ रही थी।
अब आगे हम लोग देखते हैं जो एक तरह से ऊपर असंतोष हो रहा था नील की खेती के प्रति, उसके बाद क्या होता है। तो नील विद्रोह और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे नील का विद्रोह हो रहा है, नील विद्रोह किया जा रहा है, उसके बाद की क्या स्थितियां बनती हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ये घटनाक्रम आप याद रखिएगा। 1859 में क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल में किसानों ने, रैयतों ने नील की खेती करने से कब इनकार किया था, तो 1859 में किया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई, विद्रोह के साथ साथ जो लगान दिया जा रहा था वो भी अब चुकाने से मना कर दिया गया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगी। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अर्थात इस नील विद्रोह के बाद भी जो लोग अभी भी बागान मालिकों के लिए काम कर रहे थे, उनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि अब उनसे कोई भी संबंध नहीं रखेगा। सामाजिक बहिष्कार का मतलब होता है कि अब उस समाज में किसी से भी बोलचाल नहीं सकते, समाज का कोई व्यक्ति उनसे अब बातचीत नहीं करेगा या उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाली गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। अर्थात जो बागान मालिक तमाम तरह से आज के हिसाब से कह लीजिए बाउंसर रखते थे, इसकी वसूली के लिए, नील की वसूली के लिए अब वो आते थे, तो जो कि विद्रोह था, नील विद्रोह था, अब उनकी पिटाई की जाने लगी। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और डरेंगे, क्योंकि अब चूंकि विद्रोह हो चुका था, लोग एक साथ थे, एकजुट थे, तो अब इन्हें कोई डर नहीं था कि किसी एक किसान के साथ गलत होगा, क्योंकि एक के साथ गलत होगा तो उसके साथ बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। आपने ऊपर ही देखा था किस तरह से नील की खेती जो किसान थे उनको परेशान कर रही थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वो हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जो निम्न तबका है, जो गरीब तबका है, वो हमेशा एक तरह से जो आंदोलन है या विद्रोह वो नहीं कर पाता, लेकिन जब वो करता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अठारह में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियाओं के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। अर्थात अब इस लड़ाई में जो जमींदार थे, जो गांव के मुखिया थे, वो भी कूद पड़े हैं। वो भी अब किसानों का, नील खेती करने वालों का साथ दे रहे हैं। अब उन्हें भी नील की खेती में समस्याएं दिखने लगी थी, इसलिए अब वो भी अपने काश्तकारों के साथ, अपने किसानों के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े हो गए थे। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे थे। आलम यह था अब कि जो रैयत हैं, जो जमींदार हैं, वो अब गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें नील विद्रोह की तरफ झुका रहे हैं। जमींदार इस तरह से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अर्थात जो जब नील विद्रोह 1859 में होता है, इसी के 2 साल पहले 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ब्रिटिश सरकार को इसको दबाने में हाथ पांव फूल गए थे। अब ब्रिटिश सरकार नील विद्रोह के संदर्भ में ये नहीं चाहती थी कि नील विद्रोह आगे बढ़े, इसलिए वो कहीं न कहीं किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आती है। और इसी का एक दूसरा पहलू था कि किसानों को भी लग रहा था कि अगर वो ऐसा कोई भी कार्य करेंगे तो इसमें ब्रिटिश सरकार भी उनकी साथ देगी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों के लगा कि सरकार उनके दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईसन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
अर्थात जो किसानों को एक तरह से आशा थी कि जो ब्रिटिश सरकार है उनका साथ देगी, कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार उनके साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इस नोटिस के आधार पर लोगों ने यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अर्थात जो उस समय ईडन है, वो उस समय एक ऑफिसर है, ये ब्रिटिश ऑफिसर है, वो जो किसान हैं उनके इस विद्रोह को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर से अभी अभी जो खबर फैल गई थी कि महारानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है, तो इस वजह से इन लोगों ये जो विद्रोही किसान थे इन्होंने मान लिया कि जो ब्रिटिश है वो हमारे साथ खड़ी हुई है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा था। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समाज में एक तरह से शिक्षित वर्ग था, जो लिखना पढ़ना जानते थे, जब जिन जिन जगहों पे नील के विद्रोह हो रहे थे ये लोग वहाँ पे आए और उन्होंने भी इनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। लिखने से जो एक अच्छी बात होती है, जो चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, तो लोगों को उससे अपनी जो रणनीति है उसको तैयार करने में आसानी होती है। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वह मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस तरह से जो सरकार है वो अब जो आयोग गठित करती है उसने भी कहीं ना कहीं बागान मालिकों को ही दोषी ठहराया और किसानों को अनुबंध पूरा करने के बाद नील की खेती करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अर्थात जब कृत्रिम रंग बनाए जाने लगे तो अब नील के जो एक तरह से खेती था उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। तो जो नील बागान मालिक हैं अब उनको भी कहीं न कहीं एक तरह से उनका जो व्यवसाय है वो प्रभावित हो रहा है। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का शुरुआत था। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1917 ये जो डेट है, इसी समय महात्मा गांधी नील की खेती के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? वो बिहार में कर रहे हैं, क्योंकि बिहार इस समय नील की खेती की वजह से एक तरह से परेशान हो चुका है। वहाँ के किसान परेशान हो चुके हैं। उन्होंने महात्मा गांधी को न्योता दिया अपने यहाँ आने के लिए और अपने किसानों की स्थिति देखने के लिए। तो जो महात्मा गांधी है उनका 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1917 में चंपारण नील विद्रोह, जो चंपारण नील आंदोलन है, वो महात्मा गांधी शुरू करते हैं। तो इसी चंपारण आंदोलन के साथ ही यह चैप्टर खत्म होता है। और अब हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिलहाल जोड़ा बनाने के लिए दिया गया है। एक दूसरे को मैच करना है। रैयत क्या था, महाल क्या था, निज क्या था और रैयती क्या था, इसको आपको मैच करना है। जैसा कि हर चैप्टर के एंड में मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। इससे आपकी जो एकाग्रता है वो बढ़ती है। आपने पीछे चैप्टर में क्या पढ़ा था और कितने क्लियर ढंग से पढ़ा था, ये चीज़ें आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन करने का समय मिलता है। आपको देखना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और कितनी चीज़ें आपको याद रह गई। उसके बाद आपका रिक्त स्थान भरना है, इसको भी आपको देखना चाहिए। ये भी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो लिखने के लिए हैं। और जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को लिखना चाहिए। आप अच्छा लिखें, बुरा लिखें,
लिखें, जैसा भी लिखें बस लिखें। लिखने से आपका जो एक माइंड सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को शार्प करना शुरू करता है, उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालता है जिनकी आवश्यकता उस क्वेश्चन के लिए होती है। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी करना चाहिए और जो भी यहाँ पे सोचने के लिए, बताने के लिए, देखने के लिए दिया गया उन चीज़ों के बारे में आपको बैठ करके कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। विचार करने के क्रम में आपके अंदर से तमाम सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये विचार भी मेरे अंदर आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के साथ ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए और कम से कम उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जिनके पास अभी किताबों की पहुंच नहीं है या जो किताब नहीं ले सकते हैं। कमेंट करिए और बताइए कि आपको और किस सुधार की आवश्यकता है या आप और क्या चीज़ें चाहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें भी लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। तो इसके साथ ही इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपनी पढ़ाई में निरंतर होंगे, हम इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 होगा। तब तक के लिए जय हिंद।